अस्सलामुअलैकुम। मैं देख रहा था कि आज की जो थीम है उसका टाइटल दिया गया है ड्रीम बिग। तो क्या आप लोग बड़े सपने सोचते हैं? सच में सोचते हैं? तो इसके ताल्लुक़ से ही जैसे स्पेशली आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसके ताल्लुक़ से ही बोला जाता है कि ये बहुत बड़ा सपना है, ये हासिल नहीं होता, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, टफ़ होता है। तो जो बड़े सपनों की जो सोच होती है उसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि आपका एटीट्यूड किस तरह से होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं एक छोटे से 2 लाइन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है देखना खद आसमान का। मैं आप सभी का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मुख्तसर रखूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सब लोग बेसब्री से लंच का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो शुरुआत में मैं अपना छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद हारिस सुमैर है और मैं हैदराबाद के काफ़ी नज़दीक एक शहर है बीदर, जो कि कर्नाटका में आता है, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी जो पढ़ाई है 1st स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक वो वहीं पर हुई, केंद्रीय विद्यालय बीदर में। और फिर मैं 2 साल हैदराबाद आया चैतन्य कॉलेज में और मैंने अपनी इंटरमीडिएट पास किया। उसी वक्त पे मैंने यहाँ की ज़बान जो तेलुगु है वो भी थोड़ी सी सीख ली थी। और फिर मैं इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए बैंगलोर गया, जो कि कर्नाटका का कैपिटल है। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की रामैया कॉलेज से। और फिर फाइनल ईयर में के बाद मैंने एक मुझे जॉब भी मिली इंटेल कंपनी में। तो मैं जॉब भी कर रहा था 6 महीने के लिए, बट मुझ में ये पहले से इंस्पिरेशन थी, एस्पिरेशंस थे कि मैं सिर्फ अपने आप या अपने फैमिली को, एक जॉब से होता है कि अक्सर बस हम कुछ चंद पैसे कमाते हैं और अपने लिए काम करते हैं। तो मेरी एस्पिरेशन थी कि मैं अपने खुद की ज़ात से बढ़ के कुछ समाज के लिए भी करूं। तो इसीलिए फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी थी और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दी थी। तो पहली बात तो मुझे असफलता मिली। फ़र्स्ट अटैम्प्ट मैंने हमदर्द स्टडी सर्कल करके एक जगह है न्यू दिल्ली में, मैंने वहाँ से दी, तो मुझे असफलता मिली। बट मेरे जो बड़े भाई हैं वो ऑलरेडी सर्विस में हैं, जैसा कि आपने सुना मोहम्मद नदीमुद्दीन, वो IPS ऑफिसर हैं। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने दूसरे अटैम्प्ट के लिए। दूसरे अटैम्प्ट के लिए मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी गया। मैंने वहाँ से प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिखा और मैं प्रीलिम्स में पास हो गया। फिर कोविड लॉकडाउन आ गया था। इस कोविड लॉकडाउन के दरमियान मेरा मेंस एग्ज़ाम, जो कि दूसरा पड़ाव होता है इस एग्ज़ाम का, उसका सेंटर हैदराबाद था। तो मेरा जो मेंस एग्ज़ाम का पूरा वक्त है, मेंस एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस का, वो MSIS एकेडमी में रहते हुए ही गुज़रा, जो कि मल्लेपल्ली की ब्रांच है, वहीं पर रहते हुए गुज़रा। और मुझे इतना पुरसुकून माहौल मिला उधर कि बिल्कुल डिस्टर्बेंस फ्री माहौल मिला। और मेरे साथ में और मेरे काफ़ी दोस्त भी थे जिन्होंने मेरी मदद की और मैंने भी उनकी मदद की। हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो सोबत और जो एनवायरनमेंट होता है उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था MS एकेडमी के साथ। और फिर मॉक इंटरव्यूज़ के प्रोसेस के लिए मैं वापस न्यू दिल्ली गया ताकि वहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में मॉक इंटरव्यूज़ दे सकूँ। बट फिर भी MSIS एकेडमी के साथ मैं ऑनलाइन इंटरव्यू सेशंस करते रहा और AK खान सर हमें गाइड करते रहे, अमीरुल्लाह खान सर ने भी इकॉनमी, इन सब चीज़ों पे सेशंस कंडक्ट किए। तो कंटिन्यूसली इंटरव्यू प्रिपरेशन भी MS एकेडमी से जारी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी सक्सेस में MSIS एकेडमी का काफ़ी बड़ा अहम रोल है। इसके बाद मैं IAS के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि IAS के बारे में जो इंस्पिरेशन होती है, जैसे फैज़ान ने बोला था कि इंस्पिरेशन होनी चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन नहीं। तो इंस्पिरेशन भी आपकी कुछ अच्छी होनी चाहिए। कई बार होता है कि कुछ लोग सोचते हैं IAS बनूंगा तो मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी,
और सिक्योरिटी मिलेगी और बड़ा सा बंगला मिलेगा, बट ये आपका इंस्पिरेशन या मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो जो तीसरा लफ्ज़ है वो है सर्विस। तो आपका मोटिवेशन हमेशा सर्विस के बारे में होना चाहिए। सर्विस का तर्जुमा होता है खिदमत, खिदमत खल्क, समाज की सेवा। तो आपका मोटिवेशन IAS बनने के लिए समाज की सेवा ही होना चाहिए कि आप अपने अलावा अपने अतराफ जो माशरा है उसको आप कैसे बदल सकते हैं। देखिए, अगर हम अपने परिवार को अच्छा रखेंगे तो सिर्फ खुद हम ही अच्छे रहेंगे, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम समाज के लिए भी कुछ बढ़ के करें। अगर आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, माशरे के लिए कुछ करते हैं तो आपका जो स्टेट है, जो भी प्रदेश में आप रहते हैं, वो आगे बढ़ेगा। अगर आपका स्टेट या प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं ये भी कहना चाह रहा था, जैसे AK खान सर ने मेंशन की थी अपनी स्पीच में पेंसिल वाली स्टोरी की, किस तरह से आपको मेहनतें करनी पड़ती हैं, किस तरह से आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो मैं उस बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग पूछते हैं कैन एवरीवन बिकम IAS, येस और नो, आपका क्या जवाब है? मैं बोलूँगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, ये इनकम्प्लीट है। कैन एवरीवन बिकम IAS? नो, बट कैन एवरीवन विथ राइट एटीट्यूड बिकम IAS? तो एटीट्यूड का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, मुस्बत आपकी सोच है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उर्दू में दो लफ्ज़ हैं, एक है मुस्बत, मुस्बत मतलब होता है पॉजिटिव, और एक दूसरा लफ्ज़ जो इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है वो है मुसीबत। तो अगर आपकी मुस्बत सोच हो तो आप हर मुसीबत को पार कर सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपने अंदर। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू कोई भी चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। और क्योंकि हम तेलंगाना में हैं फ़िलवक्त, तो मैं तेलुगु की भी एक छोटी सी फ्रेज़ है वो शेयर करना चाहूँगा, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो नीट हो या UPSC का IAS एग्जामिनेशन हो, इसके लिए आपको मोटिवेट कर सकती है। वो 3 लफ्ज़ हैं, विश्वासम, प्रयत्नम, विजयम। तो जो पहला लफ्ज़ है विश्वास, इसका मतलब होता है तवक्कुल। आप अपने अंदर बिलीफ कितना रखते हैं। तो मैं पढ़ाई करते वक्त फैज़ान के साथ देखता कि वो लाइब्रेरी में छोटा सा एक स्टिकी नोट लगा के रखता जिस पे अरबी में लिखा होता तवक्कुल। तो तवक्कुल आपको मतलब आपको जो विश्वास है, भरोसा है, अपने आप पे भी रखना चाहिए, उसके अलावा खुदा पे भी रखना चाहिए। तो अगर आपकी पॉजिटिव सोच और तवक्कुल आप में हो तो आपकी मेहनतें, एफ़र्ट्स के साथ आपको ज़रूर सक्सेस मिलती है। चाहे कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े या एक आध बार असफलता या नाकामयाबी मिले, आपको कभी डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाकामयाबी ही होती हैं जो हमें लेसन सिखाती हैं। अगर फेल जो वर्ड है, फेल, FAIL, अगर आप इसको एब्रीविएट करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि फेल को आप फेलियर की तरह ना देखें, फेल को आप इस तरह से देख सकते हैं कि इट इज़ ए फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो हमेशा फेलियर से ना डरें। अगर आप कभी फेल होते हैं या आपको कम मार्क्स आते हैं तो आप अपने पास्ट को पास्ट रहने दें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे फोकस करें, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। फेलियर के ऊपर ही एक शेर है जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, वो कुछ इस तरह से है, शहसवार ही तो गिरते हैं मैदान जंग में, शहसवार ही तो गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कभी रिस्क लेने से ना डरें, कभी कुछ बड़े ड्रीम्स देखने से ना डरें। अगर आप बड़े ड्रीम्स देखेंगे, इफ़ यू ड्रीम बिग देन यू विल डेफिनेटली अचीव बिग। तो अगर आप ड्रीम्स ही अपने महदूद रखते हैं, छोटे रखते हैं, तो आपको सक्सेस भी छोटी ही मिलेगी। तो हमेशा बड़े ड्रीम्स रखें और आपको सक्सेस भी बड़ी और ग्रैंड स्केल पे मिलेगी। और इसी के ताल्लुक़ से जैसे फैज़ान ने मुझसे कहा था कि मैं स्टडी के बारे में कुछ बातें बोल दूं, तो मुख्तसर से वक्त में मैं ये सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि जो स्कूलिंग का वक्त होता है उसमें कुछ स्पेशल से पढ़ने की अलग ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल में, अगर आप वही अच्छे से समझ के स्कूल का काम स्कूल में ख़त्म कर लें तो काफ़ी होता है। और कुछ लोग होते हैं जो रोट लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें समझ नहीं आती उसे बस याद रख लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं और बस एग्ज़ाम पास हो जाते हैं और शायद परसेंटेज भी बहुत हाई आ जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको रोट लर्निंग बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करेगी। आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी की ज़रूरत होती है। चाहे आपके परसेंटेज एक आध कम आ जाए, बट हमेशा फोकस करें कि क्या आपको कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड हो रहे हैं। जो चीज़ें आपको सच में समझ आती हैं वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, तो हमेशा इस एस्पेक्ट पे फोकस करें।
और अक्सर एक कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है और शायद फैज़ान से भी पूछा जाता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। आईएएस के लिए तो मैंने सुना है कि 4 घंटे सोते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और मेरी एडवाइस भी है स्टूडेंट्स को कि आप घंटे ना गिने कभी कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, और खुश ना हो जाएं कि मैंने 13 घंटे पढ़ाई की, 12 घंटे पढ़ाई की। घंटे गिनने की बजाय आप अपने चैप्टर्स गिनें कि आपने कितने चैप्टर्स पढ़े। तो इससे आपकी जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव स्टडी होगी और आपको डेफिनेटली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। और फैज़ान ने एक चीज़ का जिक्र किया था कि स्पोर्ट्स को और इस चीज़ को, स्टडीज़ को बैलेंस करके रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल सच बात है, मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ। और हमारे दक्कन में स्पेशली एक जुमला है जो कि बहुत मशहूर है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत गलत है। मैं पहले वो जुमला बोल देता हूँ। ऐसा बचपन में सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। बट ये बिल्कुल गलत है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके नया जुमला बनाना चाहता हूँ जो कि कुछ इस तरह से है: पढ़ोगे लिखोगे और साथ में खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाबों के नवाब। तो मेरा बस आप लोगों को यही मैसेज है कि आप डाइवर्सिफाइड फील्ड्स परसू करें, अपने आप को इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने तक महदूद ना रखें। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, लॉयर, जज। आपके सामने स्पेशली जो 12th में हैं, आप उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैं मुखातिब हूँ कि आपके सामने जो वर्ल्ड है वो लिमिटलेस है। आप पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, एंकरेज करें, ताकि वो डिफरेंट डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में एक्सेलेंस हासिल कर सकें। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसके बाद भी और उसके साथ में भी आप बहुत सारे फील्ड्स में जा सकते हैं और एक्सेलेंस पा सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक्सेलेंस पाएंगे तो हम एक एसेट की तरह हमारे नेशन को मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करके हमारे नेशन को, हमारे मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम मीनिंगफुल तरीके से एजुकेशन के थ्रू अपने समाज में सुधार लाएं और एजुकेशन के थ्रू और एक्सेलेंस के थ्रू समाज में सुधार लाते हुए हमारे मुल्क को, हमारे देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। और अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं एक अपना शुक्र अदा करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स को, क्योंकि अपनी मेहनतें हर जगह एक जगह होती हैं, एक तरफ होती हैं। अपनी जितनी भी मेहनतें की वो एक तरफ है, बट अगर आपके साथ आपके माँ बाप की दुआएं ना हो तो वो बेकार है। तो माँ बाप की दुआओं का ही असर होता है। और अपनी बात ख़त्म करने से पहले स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस की सिर्फ हार्ड वर्क से बात नहीं बनती, आपको स्मार्ट हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे कि आप एक टारगेटेड प्लानिंग जैसे अप्रोच से अपने टारगेट्स कंप्लीट करें कि मुझे इस हफ्ते तक इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इस डे तक ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और जो आज का थीम था ड्रीम बिग, उसके ताल्लुक से मैं एक और आपके साथ कुछ एक लाइन मुझे याद आ रही है दुष्यंत वर्मा की, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसी के साथ मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू।